ओके सो तो ये तो बात हुई आपके हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अब इससे 5.5 nm हम जाते हैं एक अमाइनो एसिड का डायमेंशन देखते हैं। एक टिपिकल capital A अमाइनो एसिड अलानिन। ओके इसका डायमेंशन है space 0.05 m। ओके तो अब देखिए कि जब भी ये डायमेंशन, चूंकि अलानिन से 11 गुना आप देख सकते हैं 0.5 से 5.5 एक रफ एस्टिमेशन बता रहे हैं अंदाजे के लिए आपको। जब भी ये गुना कितना गुना बढ़ा हुआ है 11 गुना, है ना। अलानिन एक अमाइनो एसिड है और हीमोग्लोबिन में 600 अमाइनो एसिड है। दोनों के डायमीटर में कितना अंतर है? 11 गुना का अंतर है। डायमीटर में 11 गुना का ही अंतर है, लेकिन उतने में 600 अमाइनो एसिड आ गया। तो जब भी जितना गुना अंतर होगा, ओके, तो उसको आप क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11, रफली समझ लो 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से ज्यादा हुआ। इसमें अमाइनो एसिड 600 है, ठीक है। तो चूंकि ये पूरा एक कंप्लीट स्फेयर तो है नहीं हीमोग्लोबिन, ओके, अमाइनो एसिड्स हैं और उसके अंदर पॉकेट्स हैं, खाली स्पेस भी है। तो टोटली तो कुछ 600 अमाइनो एसिड्स है। अब यहां पर देखिए अंतर कितना है आपका, कितना गुना का अंतर है? 20 और 1000, कितना गुना हो गया ये? 50 गुना। राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में 50 गुना का अंतर है डायमीटर में। 50 है, ये है ना, ठीक है। तो 50 को क्यूब कर दीजिए, तो 50 50 50 को क्यूब कर दिए तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी 1.25 लाख राइबोसोम फिट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर सब कुछ निकाल दिया जाए उससे। तो ओके, तो जितना भी रहेगा गुना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, रफ अंदाज लगा। और उससे मिलता जुलता आंसर ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, उसको आप टिक कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। ये इस लाइन को समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, कॉमनली 5 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, with cell volumes 1000 to million times larger than those of bacteria. The distinguishing characteristics of eukaryotes are the nucleus and a variety of membrane enclosed organelles with specific functions. सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ये अलग प्रोकैरियोट से किस मायने में है? क्योंकि इसके पास एक न्यूक्लियस है। ओके, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड था, बिकॉज न्यूक्लियस वाज डिप्लॉयड ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियस बोलने के साथ ही इसका मतलब हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। सो इसलिए इसने सिर्फ एक अलग न्यूक्लियस बोला और उसके बाद लिखा एंड ए वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। आपको कई बार इसके लाइन के बीच में हिडन मीनिंग को भी समझना होगा, ओके, डीप में। तो न्यूक्लियस जो है, जब बोल दिया न्यूक्लियस तो ऑलरेडी मेम्ब्रेन एनक्लोज है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड कहा जा रहा था। एंड ए वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स विथ स्पेसिफिक फंक्शंस। What are these organelles? These organelles include mitochondria. You already know all these things. And the mitochondria are the site of most of the energy extracting reactions of the cell. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल हो रहा है। एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी होता है। यस सर। कहाँ होता है बताइए? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनेगा? नहीं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है, करेक्ट साक्षी। एंड साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? जी सर। आरबीसी में एटीपी कहाँ से बनेगा? आरबीसी कैसे जिंदा रहेगा? आरबीसी के अंदर ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, सब
निकाल दिया जाता है आरबीसी को, ताकि अभी हम कैलकुलेशन में दिखाए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उसमें पूरा का पूरा फिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा भरा जा सके, ओके, ताकि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। तो आरबीसी में अपना जो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो कैसे करेगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू करता है। इवन आपका फंगाई जो है वो फंजाई वहां पे होता है, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस भले यील्ड उसमें कम है, सब हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कार्बन स्केलेटन 6 कार्बन ग्लूकोज को 3 कार्बन में बदल देता है, पायरुवेट। एंड पायरुवेट इज अ सबस्ट्रेट फॉर, किसका सबस्ट्रेट है पायरुवेट? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम, हम पढ़ाएंगे आपको बायोकेमिस्ट्री, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। पीडीएच पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा एंजाइम है। एंड दिस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है पायरुवेट को बहुत सारा फंक्शन है इस एंजाइम का। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कोएंजाइम ए के साथ एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, और ये एसिटाइल ग्रुप है मतलब 2 कार्बन है इसमें। तो ब्रीफली बता देते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का चर्चा है। तो एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन जो एसिटाइल ग्रुप का है वो आता है पायरुवेट से। अब पायरुवेट में 3 कार्बन है, 6 कार्बन से शुरू हुआ कहानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से। तो 6 कार्बन से एनर्जी हार्वेस्ट करते करते 3 कार्बन मॉलिक्यूल तक आया आपका, 2 पायरुवेट आए 3 कार्बन के। इस प्रक्रिया में 4 एटीपी निकला, जिसमें से 2 शुरू में ही खर्च हो गया था पेइंग फेज में, और लेटर फेज में 4 निकला, तो 4 - 2 टोटल यील्ड, नेट यील्ड जो था 2 था। अब ये 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है पायरुवेट, इससे फिर और एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनर्जी, एकदम सिंगल कार्बन तक, CO2 तक निकाल के। जैसे आप किसी चीज को कंप्लीटली बर्न करते हो तो CO2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, वुड, सब इस समय क्या है 22 कार्बन 18 कार्बन, सॉलिड है तो और ज्यादा कार्बन है, लिक्विड है तो थोड़ा कम कार्बन है, तो बहुत सारे कार्बन है। तो इसको हम जला करके एक एक कार्बन को अलग कर दिए, ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिए, यानी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कर दिए। तो हमको कंप्लीट उससे जितना भी एनर्जी हुआ जला के निकाल लिया, लेकिन वो एक ही बार में निकल गया एनर्जी, और हीट लॉस हो गया। हमारे बॉडी में स्टेप वाइज प्रोसेस में हार्वेस्टिंग करता है। स्टेप वाइज प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन से 3 कार्बन तक लाते लाते 2 एटीपी निकाल लिया उधर पहले, और एक NADH और NADH2 प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर लिया। अब आगे क्या करता है फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो पायरुवेट को चैनलाइज कर देता है आगे क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में को जिस समय वो चैनलाइज करता है, तो उस समय एसिटाइल कोएंजाइम ए एक तरफ से आया, उसका सबस्ट्रेट है कोएंजाइम ए भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, और एसिटाइल ग्रुप वो लिया, यानी 2 कार्बन पायरुवेट से आया, और एक CO2 वहां निकल जाता है, तीसरा कार्बन का एक CO2 निकल गया। इस प्रक्रिया में भी GT आपका ATP मॉलिक्यूल बन गया। और फिर अब क्या हुआ, वही एसिटाइल कोएंजाइम ए में एसिटाइल ग्रुप जो है 2 कार्बन, वो अब क्रेब्स साइकिल में नाचेगा, ओके। ऑक्जेलोएसीटेट के साथ बाइंड करेगा, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, ये सब इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट है। एक CO2 उसमें फिर बाहर हो गया, तो अब सारे CO2 निकल गए क्रेब्स साइकिल में। 3 में से 2 घुसे थे, 2 में से फिर 1 निकल गया, तो अब 2 में से 1 निकल गया तो दूसरा वाला भी अलग हो गया, सब CO2 अलग हो गया कार्बन। तो इस पूरे कार्बन को अलग करते करते बीच में उसने रिड्यूसिंग एजेंट FAD को लगाया, NADP को लगाया, NADH NAD को लगाया सेल ने। ये सब जो है आपको हम बताएंगे आगे बायोकेमिस्ट्री में। और ये सब रिड्यूस्ड हो गए, और रिड्यूस होकर के फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं आगे। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर। ये सारी प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लास्ट में, इसके वजह से ATP प्रोड्यूस हो रहा है और ज्यादा। ATP प्रोड्यूस फिर कहां से हो रहा है, NADH जो रिड्यूस हुआ था, NAD जो रिड्यूस होके NADH बना, FAD रिड्यूस होके FADH2 बना, ओके, NADP रिड्यूस होके NADPH2 बना। वहां वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनर्स बन जाते हैं। तो फिर वहां से एनर्जी प्रोटोन पंप काम करता है, प्रोटोन पंप यानी H+ पंप, एंड दैट प्रोड्यूस, और पंप की वजह से प्रोटोन ग्रेडियंट जो मेंटेन हो गया, उससे फिर एनर्जी हार्वेस्ट कर लिया जाता है।
तो आप समझिए कि एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस में सेल जो है इफिशिएंटली एनर्जी को हार्वेस्ट किया और एटीपी बना बना के रख लिया। एटीपी इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से, तो इसीलिए हम बताएं कि एटीपी साइटोप्लाज्म में भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है, और बनने का पाथवे प्रक्रिया सब जगह अलग अलग है। So these are the sites of most of the energy extracting reactions of the cell. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा न्यूक्लियस बता ही दिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। न्यूक्लियस में क्या है बताने की जरूरत नहीं, जीनोमिक मटेरियल है, डीएनए है आपका, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन सब हो रहा है, इसमें डीएनए और प्रोटीन सब है। ओके, सब डीएनए प्रोटीन के साथ है इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ओके, तो चूंकि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, सो तो प्रोटीन शुड बी बेसिक इन नेचर। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, सो दैट स्टेबलाइजेस द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। तो ये हम बताएंगे आपको, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कभी पढ़ाएंगे तो। न्यूक्लियोसोम्स के रूप में अरेंज होते हैं, लिंकर डीएनए होते हैं, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कैसे उसको डीएनए के चारों तरफ लिपटे होते हैं। ओके, तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर से कम्युनिकेशन हो सकता है। अब देखिए न्यूक्लियर पोर से कम्युनिकेशन किसका होगा, पॉलीमर्स का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होकर बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसके लिए पोर चाहिए, उस न्यूक्लियर पोर से बाहर होगा। लेकिन वाटर और स्मॉल सॉलिड्स वो सब न्यूक्लियस के जो एनवेलप है, मेम्ब्रेन है, उसके से परमिएबल होते हैं। ओके, लेकिन न्यूक्लियर पोर से बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स जाते हैं। ओके, तो अब देखिए थर्ड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसका काम है विच प्ले सेंट्रल रोल्स इन द सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक ही लाइन में सारा बात बोल दिया ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है और प्रोसेसिंग भी हो रहा है। ठीक है, किसका, लिपिड और प्रोटीन। कौन से प्रोटीन का, मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं, तो जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए आया उसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज आर एडेड, और जो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होना होता है उसका सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसलेशन हुआ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता है, तो जो भी, और ग्लाइकोप्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ऑल ग्लाइकोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी particularly the ribosomes which are present in the endoplasmic reticulum membrane, so there is the site of the synthesis. Cytoplasm में other proteins, type of proteins, for example enzymes, ये सब। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते रहता है, हो सकता है, होता है। ओके, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सिक्रेटिव वेसिकल्स का फॉर्मेशन, वो अगर फ्यूज करेगा, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, वो सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसका बीच का इंटरप्ले कर रहा है। व्हिच प्ले सेंट्रल रोल्स इन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पैरोक्सिसोम्स क्या है, पैरोक्सिसोम में क्या होता है, पैरोक्सिसोम इन विच वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल, क्या है, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। फैटी एसिड्स में लॉन्ग चेन होते हैं कार्बन के, 16 कार्बन, 15 कार्बन, 14 कार्बन, पामेट, स्टीरेट, इस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे कि एक ट्राइग्लिसराइड होता है, ग्लिसरॉल के साथ तीन OH ग्रुप है, और उस तीनों OH ग्रुप के साथ एक एक फैटी एसिड अटैच हो सकता है। और ये फैटी एसिड्स चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कार्बन चेन है, और बिकॉज ऑफ दिस उसका जो नेचर है हाइड्रोफोबिक होता है, सो देयर इज अ डिफिकल्टी फॉर देयर metabolism in the cytoplasm, so there is a special vesicle for that, and this is called as peroxisomes, and the enzymes associated with the beta oxidation of the long chain fatty acids are stored here in the peroxisomes. लाइसोसोम भी होता है,
इसके अंदर क्या होता है, समझ लीजिए कि सेल का स्टमक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एसिडिक कंटेंट होता है, पीएच बहुत कम होता है, 1.82 के करीब पीएच होता है, and these are filled with digestive enzymes to degrade unneeded cellular debris. Under very low pH condition, these enzymes work, which are found in the lysosomes. In addition to these, plant cells, ये तो एनिमल सेल का बताया, मतलब ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का। ओके, तो प्लांट सेल में इसके अलावा होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा, फैट भी, ऑयल भी हो सकता है वैक्यूल में। एंड क्लोरोप्लास्ट्स in which sunlight drives the synthesis of ATP in the formation of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बॉटनी का जो पोर्शन होगा उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और इससे आपका वो भी कवर होगा। बॉटनी से संबंधित जो सवाल आएंगे एग्जाम में वो भी कवर होंगे। हम क्लोरोप्लास्ट और ये जब चैप्टर आएगा इसका उस समय पढ़ेंगे इसको। Also present in the cytoplasm of many cells are granules or droplets containing stored nutrients such as starch and fat. तो ये सब तो हो गए ऑर्गेनल। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स, ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, फैट हो सकता है। ओके, अब देखिए दिस, ये फिगर आपको दिख रहा है, दिस इज द टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल फोटो। Yes, sir. Here you can see the ribosomes, the red ones are the ribosomes, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, and these are scattered on the nuclear membrane, endoplasmic reticulum, and some are also present in the cytoplasm. Ribosomes are protein synthesizing machines. This one is peroxisome, the red one, peroxisome oxidizes fatty acid. These green ones, ये fiber like structure ये जो दिख रहा है आपको, these are the cytoskeletons and these support cells and aid the movement of organelles. तो अगर साइटोस्केलेटन नहीं होता तो क्योंकि ये फ्लूइडिक है अंदर में, तो सेल जो है किसी भी, अगर कोई एक फ्लूइडिक सब्सटेंस को आप एक सरफेस पर रखोगे तो नीचे बैठेगा तो पसर जाएगा बीन बैग की तरह, एक डेफिनिट स्ट्रक्चर वो मेंटेन नहीं कर सकता। तो साइटोस्केलेटन serves two function, it gives the structure to the cell, and also organelles present inside the cell, they migrate over, they move over the cytoskeletons, ATP driven इसका मूवमेंट। समझ लो ये सब रस्सी है, इस रस्सी पर ये सब चल रहा है। ओके, जो कर्तव्य दिखा रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम। अब जरूरत होगा मान लिया इस लोकेशन पर पेरोक्सिसोम का या लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम विल migrate along the cytoskeleton and it will reach to that location. Okay, suppose if mitochondria is needed behind this nucleus here, it will go here along with the using the cytoskeleton, and cytoskeleton also helps in the locomotion of the unicellular organism like amoeba, pseudopodia development होता है। cytoskeleton का importance है, अगर नहीं होता cytoskeleton तो कैसे करता वो। So cytoskeleton supports cells, aids in movement of organelles. Lysosomes degrade intracellular debris. Clear है? Transport vehicles shuttles lipid and proteins between ER, Golgi complex and plasma membranes. Transport vehicles क्या है? There is a cis side and trans side. This is cis side and this is trans side. Trans side में जो vehicle secrete होने वाले हैं वो continuously fuse हो के plasma membrane में मिलते रहते हैं, and cis side में जो अभी अभी ताजा उसका जिसका प्रोटीन ट्रांसलेशन हुआ है secretory vesicles का endoplasmic reticulum से बर्ड ऑफ होकर के वो स्मॉल व्हीकल्स में बर्ड ऑफ होकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स के cis साइड में फ्यूज होते गए, और वो फिर वहां पर inside the lamellae of the Golgi complex still further modification goes on, trimming, modification, proteolytic cleavage, so that the protein secretes in an active, biologically active functional form. Okay,
कुछ जाइमोजन सिक्रीट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की वजह से वो एक एक्टिव एंजाइम बन जाता है, वो एक अलग बात है। जाइमोजन के रूप में भी सिक्रीशन होता है, बस एक क्लीवेज कर देंगे फिर काम शुरू हो जाएगा, तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। बट ये पूरा काम करके सिंथेसाइज करके प्रोटीन को पैक करके ये काम लायक बना के दे दिया। अब आपको जब उसकी जरूरत है, एक क्लीवेज हो गया हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन विल स्टार्ट दिस इट्स एक्शन। So smooth endoplasmic reticulum is the site of the lipid synthesis and drug metabolism. यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होता है। Nuclear envelope is there that segregates the chromatin, DNA and protein from the cytoplasm. So these common structures are also present in plant cell, but in addition to that, plant cell also have chloroplast. Okay, these green ones are the chloroplast. देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट कई सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर कई सारे हैं, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कई सारे हैं और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें। और स्टार्च आपका क्लोरोप्लास्ट में क्या है कर रहा है, सनलाइट के एनर्जी को हार्वेस्ट करके एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्लांट ही कर सकता है कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कहाँ से आया है? ये जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है प्लांट, ये कार्बन लाता है ये हवा से, CO2 से कार्बन आया। एनिमल्स, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में लैमेली है, ओके, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, तो इसके अंदर भी थाइलेक्वाइड्स होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। थाइलेक्वाइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर आर द साइट ऑफ लाइट ड्रिवन एटीपी सिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल, जो नया नया अभी सिंथेसाइज हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वो सब ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, टेम्पोररी स्टोर। फिर बाद में उसको सबको इकट्ठा करके, अगर आलू का पौधा है तो ये सब स्टार्च ग्रेन्यूल्स को ले लेके ये फिर इसका मैकेनिज्म होगा, प्लाज्मोडेस्मा जंक्शन से एक सेल से निकल के रिस के फिर सब सेल से निकल के स्टेम में एक्यूमुलेट होगा। ओके, कहाँ पर हुआ ये? सपोज करो आलू का पौधा है तो कहाँ पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस? उसकी पत्तियों में। आलू का पौधा का जो ऊपर में बाहर निकला हुआ जो ग्रीन पत्तियां हैं, उस पत्तियों पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है। तो स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है तो थोड़ा छोटा छोटा स्टार्च ग्रेन्यूल्स वहां पर एक्यूमुलेट हुए और इस सब क्लोरोप्लास्ट से स्टार्च ग्रेन्यूल्स फिर ट्रांसपोर्ट होकर के फ्रॉम प्लाज्मोडेस्मा से ये रिस करके निकल करके फिर सेल में जमा होकर के सब स्टेम में फाइनली वो स्टोर हो गया। तो स्टेम हो गया आलू का जो आप खाते हो। सेल वॉल प्रोवाइड, सेल वॉल भी जरूरी है इसको, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मेटिक स्वेलिंग। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है सेल वॉल की वजह से इसमें ऑस्मोटिक स्वेलिंग नहीं हो पाता है और हमारे एनिमल सेल में ऑस्मोटिक स्वेलिंग होकर के बर्स्ट हो सकता है। तो इसको बर्स्ट कराने के लिए पहले सेल वॉल लेयर को हटाना पड़ता है प्लांट सेल को। इवन इफ यू प्लेस द प्लांट सेल इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा और सेल जो है स्वेल करेगा। लेकिन ये बाहर समझ लो एक जाली जैसा बना हुआ है, इसके वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देगा, तो उसको कैद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सेल का वॉल्यूम इज मोर और लेस फिक्स्ड। तो उसके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोनों में भी डालोगे, ना श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा। श्रिंक कर सकता है, स्वेल नहीं करेगा। ओके, so vacuole degrades and recycles macromolecules and stores the metabolite. Plasmodesma provides path between two plant cells. Glioxysome, ये special vesicle है, it contains the enzyme of glioxylate cycle. ये special types of cycle है
हम बताएंगे जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अगर आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस जब के बाद, तो उसमें ये वाला साइकिल बताएंगे आपको। फिर सेल वॉल ये है ही, अब आप देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, schematic illustration of two major types of eukaryotic cell, a representative animal cell A and B a representative plant cell। किसी भी लाइन को आप फालतू मत समझना, बायोकेमिस्ट्री का बुक समझ लो होली बुक है, छोटे सी छोटी मामूली बात भी लिखी रहेगी उसमें एकदम मतलब खोजना उस लाइन में ध्यान से। देखो यहाँ भी एक मतलब छिपा हुआ है, ए रिप्रेजेंटेटिव एनिमल सेल, ए रिप्रेजेंटेटिव प्लांट सेल, बी वाला। प्लांट सेल्स आर यूजुअली 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यही हिडन मीनिंग है। 10 साइज का हम बात कर रहे हैं, अंदाज आपको इसलिए जरूरी है साइज का होना चाहिए। प्लांट सेल जो है 10 से 100 तक है। और क्या बता रहा था ये यूकैरियोटिक सेल का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, डायमेंशन क्या है 5 से 100। लेकिन प्लांट सेल का कह रहा है ये 10 से 100 होता है, ठीक है। और तो एनिमल सेल का कितना होता है 5 से 30। तो टोटल क्या हो गया यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का रेंज 5 से 100। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ आर यूकैरियोटिक सेल। तो एनिमल सेल 5 है सबसे स्मॉलेस्ट, और प्लांट सेल सबसे बड़ा 100 माइक्रोमीटर है। तो इसीलिए 5 से 100 माइक्रोमीटर रेंज है डायमीटर का यूकैरियोटिक सेल का, इसलिए यहां पर लिखा है ये 5 से 100। अब इसको डिवाइड किए एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल इज 5 to 30 and plant cells 10 to 100. Structures ठीक है labeled, those green are unique to plant cells. Eukaryotic microorganisms such as protists and fungi have structures similar to those in plant and animal cells, but many also contain specialized organelles not illustrated here. अब आइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. पूछिए, हाँ पूछिए, सवाल पूछने से Sir, intracellular debris मतलब? इंट्रासेलुलर डेब्री, अच्छा हम बता रहे हैं लाइसोसोम में जो लिखा हुआ है। इंट्रासेलुलर डेब्री। अब देखिए ये एनिमल सेल जो है इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइफ प्रोसेसेस इसके अंदर चल रहे हैं, सपोज ये सेल छोटा होगा बड़ा होगा, मान लो ओके सेल डिवीजन हुआ, तो सम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स जो है आपका साइटोप्लाज्म में आ गया, उसकी सेल को जरूरत नहीं है, क्यों पड़ा रहेगा फालतू में, ठीक है। तो लाइसोसोम इज जस्ट लाइक ए डाइजेशन चेम्बर, जो भी स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। सपोज वन माइटोकॉन्ड्रियन बिकम्स डेड, ओके, एक माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो डेड हो गया, तो व्हाट विल हैपन टू दैट, इट विल मेटाबोलाइज, इट विल डिग्रेड इट, ओके, ठीक है। अगर अब देखिए दूसरा ये भी होता है, ये मेंटेन करता है, साइटोस्केलेटन्स है, साइटोस्केलेटन के लेंथ छोटे बड़े होते रहेंगे, ट्रिमिंग होते रहेगा, ये काफी इसका स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड इफ दिस सेल इज मैक्रोफाज, सपोज फैगोसाइटोसिस हो रहा है अगर मान लो इसके अंदर, तो फॉरेन एंटीजन इज कमिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म, फैगोसाइटोसिस के द्वारा एनगल्फ कर लिया। अगर मान लो ये अमीबा है तो क्या कर लिया, फैगोसाइटोसिस कर करके इसने अपना फूड पार्टिकल को इंजेस्ट किया, तो उसको कहाँ डिग्रेड करेगा, वो लाइसोसोम में ही करेगा। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, इफ इट इज मैक्रोफाज, देन फॉरेन सब्सटेंस पैथोजन, होल पैथोजन, उसको क्या होगा, उसको माइक्रोफाज फैगोसाइटोज करेगा, उसको फिर डाइजेस्ट फैगोसाइटोज करके एक वेसिकल में आएगा, एंड लाइसोसोम, फ्यू लाइसोसोम्स विल गो एंड फ्यूज टू दैट वेसिकल। तो जिस दो वेसिकल अगर फ्यूज हो जाए तो एक बड़ा वेसिकल बन रहा है, और बड़ा वेसिकल के अंदर दोनों वेसिकल का कंटेंट मिक्स हो गया, तो डाइजेस्टिव जूसेज एंजाइम्स जो है मिक्स होकर के उसको डाइजेस्ट कर लिए। तो इससे सेल डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह के मिलेंगे, तो उस अमाइनो एसिड्स को यूज करके प्रोटीन अपना फिर सेल जो है अपना दूसरे प्रोटीन का ट्रांसलेशन भी कर सकता है। तो
lysosome is very necessary for the turnover of maintaining the turnover of a cell. ओके इसके अंदर नया प्रोटीन बन रहा है, पुराना प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे एक प्रोटीन डिग्रेडेशन का भी पाथवे है। ओके यूबिक्विटीन पाथवे बोलते हैं उसको। जो प्रोटीन अब जरूरी नहीं है उसको डिग्रेड कर देता है सेल। एट सर्टेन टाइम सम रिसेप्टर्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस, और फिर दोज रिसेप्टर्स फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर से कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते रहेगा तो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके समझ में आया? यस ओके नाउ हम आते हैं अब कहां तक पढ़ लिए, लास्ट लाइन क्या था? Also present in the cytoplasm of many cells are granules or droplets containing stored nutrients such as starch and fat. Sorry. अब देखिए सेल ऑर्गेनल्स का पता कैसे चला कि अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, तो उसको सेपरेट किया तब पता चला। तो साइंटिस्ट हैं, पहले भी सेपरेट किया जाता था, लेकिन दिस साइंटिस्ट गेव एक मतलब कि डेवलप किया मेथड जिससे ऑलमोस्ट जो है सेल से ऑर्गेनल सेपरेशन जो है अच्छा से हो गया। फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट नेम इज अल्बर्ट क्लाउडे, क्रिश्चियन डे डुवे एंड जॉर्ज पैलेडे। क्यों हम नाम लेते हैं इन लोगों का? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा काम किया जिससे हम सब साइंटिस्ट का नाम इज्जत से लेते, क्योंकि इन्होंने नॉलेज एडिशन किया इस फील्ड में। इन्होंने जिंदगी भर काम किया और उस काम की वजह से नॉलेज एडिशन हुआ, तो इट इज जो है उनको रिस्पेक्ट देना है। अल्बर्ट क्लाउडे, क्रिश्चियन डे डुवी एंड जॉर्ज पैलेडे डेवलप्ड मेथड्स फॉर सेपरेटिंग ऑर्गेनल्स from the cytosol and from each other, an essential step in investigating their structures and function. Organelles का structure और function हमको देखने के लिए अच्छा से क्या करता है वो सबको अलग अलग करके देखना पड़ेगा साइटोसोल से। तो उसका एक प्रोटोकॉल इन्होंने दिया था। कब दिया था टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सर्च करते हैं। एल्बर्ट क्लाउडे कब थे भाई साहब ये? Albert Claude was cell biologist. Albert Claude was Belgian American cell biologist and medical doctor who shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1974 with Christian de Douai and George Emile Palade. यहाँ तीनों का नाम लिखा हुआ है। His elementary education started in comprehensive primary school. He served as date of birth 98 में 1898, 1983 में मर गए, और एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड। नोबेल प्राइज मिला 1974 में, 1983 में, रिसेंटली मतलब अभी कुछ साल पहले की बात है। तो इन्होंने मेथड डेवलप किया एंड दिस मेथड इज डिस्क्राइब बिलो। हम पढ़ा भी चुके हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों को सेंट्रीफ्यूगेशन ये। Okay, cells are okay. So in a typical cell fractionation, cell or tissues in solutions are gently disrupted by physical shear. This treatment ruptures the plasma membrane but leaves most of the organelles intact. The homogenate is then centrifuged. Organelles such as nuclei, mitochondria, and lysosomes differ in size and therefore sediment at different rates. अब देखिए आप, दो तरीका है सेडिमेंट सेंट्रीफ्यूज करने का। पहले तो एक क्रूड मेथड, और उस क्रूड मेथड को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करके। क्रूड मेथड क्या था? आप होमोजिनेट टिश्यू होमोजिनेट को लीजिए और उसको एक हाई स्पीड, एक स्पीड पर आप उसको हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड पर आप उसको अगर रोटेट कर दिए तो एक सिंगल पैलेट फ्रैक्शन आएगा और सुपरनेटेंट आएगा आपको। लेकिन ये फ्रैक्शनल डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहा है? इन स्टेप वाइज स्पीड दे आर इंक्रीजिंग। So this is the method that is what developed by these guys, Albert Claude, differential centrifugation.
टिश्यू होमोजिनेशन करके लिया, ये टिश्यू होमोजिनेट है, इसको पहले लो स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज किया, देन यू ऑब्टेन ए पैलेट। लो स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करने से जो हैवीएस्ट पार्टिकल्स थे वो पैलेट डाउन हो गए। तो उसमें हैवीएस्ट जो भी उसमें स्ट्रक्चर्स है, दोज वेयर होल सेल्स, कोई कोई सेल मान लिया डिसरप्ट नहीं हुआ। ओके, ये लीवर इसलिए दिखाया है क्योंकि हेपेटोसाइट्स लिया है, ये लीवर सेल्स को होमोजेनाइट किया है। होल सेल्स जो डिसरप्ट नहीं हुआ वो भी सबसे भारी होगा। सेल का न्यूक्लियस वो भी सबसे भारी होगा। साइटोस्केलेटन, क्योंकि साइटोस्केलेटन पूरा एकदम नेटवर्क है, रेसा रेसा जैसा नेटवर्क है। तो अगर कभी सेल लाइसेट को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आप पाओगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको एक फाइब्रस टाइप का मटेरियल आएगा जिसमें सेल्स फंस जाएंगे, साइटोस्केलेटन्स भी मिल जाएंगे, सबसे सेटल डाउन होगा। भले साइटोस्केलेटन का डायमेंशन जो है नैनोमीटर स्केल में है, बट क्योंकि उनका नेटवर्क है काफी, पूरा साइटोप्लाज्म में चारों तरफ पेरीफेरी पर नेटवर्क है, इनसाइड आल्सो नेटवर्क इज देयर, एक रेडिएटिंग नेटवर्क होता है उसका और एक पेरीफेरी पर नेटवर्क है। तो साइटोस्केलेटन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स चूंकि बाहर का है वो लिपिड लेयर बाउंड्री है, तो दैट आल्सो बिकम्स बिग, रप्चर होने के बाद एक पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो मीडियम स्पीड पर फिर सेंट्रीफ्यूज किए, किसको, पैलेट आउट हो गया, पैलेट को हम सेपरेट कर लिए, सुपरनेटेंट को डिकेंट करके इन अनदर ट्यूब वी रोटेट इट एट मीडियम स्पीड। तो मीडियम स्पीड पर किए तो जो औसत दर्जे के जो भारी जो स्ट्रक्चर्स थे अभी सुपरनेटेंट में वो सस्पेंड किए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। फिर पैलेट को हम सेपरेट कर लिए, सुपरनेटेंट को फिर हम दूसरे फ्रेश ट्यूब में डाल के उसको फिर से हम सेंट्रीफ्यूज कर दिए ऑन हाई स्पीड नाउ, क्योंकि इस स्पीड पर करेंगे तो पैलेट तो पहले निकाल लिए, अब सुपरनेटेंट को और हाई स्पीड करेंगे तो और जो लाइटर पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे सुपरनेटेंट में, फिर वो पैलेट डाउन हो गए। फिर इसमें क्या आया, हमको मिला माइक्रोसोम फ्रेगमेंट्स मिला, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल वेसिकल्स, ये सब आ गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आया इसमें। ठीक है, अब वेरी हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कर दिए, फिर सुपरनेटेंट को पैलेट को निकाल। तो ये तब तक करते गए जब तक हमको पैलेट मिलते नहीं गया, स्पीड बढ़ा बढ़ा के। तो यहाँ तक आते आते अब सुपरनेटेंट क्लियर हो जाता है अल्ट्रा हाई स्पीड पर। अब सुपरनेटेंट में क्योंकि सॉल्युबल प्रोटीन, ये फर्दर अब पैलेट आउट नहीं होगा, सब चीज निकल गया। अब सुपरनेटेंट में जो है वो सिर्फ डिजॉल्व जो मटेरियल है वही है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकल गए। तो लास्ट वाले फ्रैक्शन में आपका राइबोसोम्स, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब आ गया। सुपरनेटेंट अब डिजॉल्व है, इसमें ये आप समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है आपका एक तरह से, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है क्योंकि सेल के बाहर का भी फ्लूइड होगा इसमें। तो दिस इज called differential centrifugation. In stepwise manner you keep on increasing the speed and you are separating the pellet out. Okay, so what is happening, a tissue such as liver is first mechanically homogenized to break cells and disperse their contents in an aqueous buffer. The sucrose medium has an osmotic pressure similar to that in the organelles, thus balancing diffusion of water into and out of the organelle. ये सुक्रोज वाला नहीं दिखाया है इस फिगर में, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों सुक्रोज बोला ये। ओके, which would swell and burst in a solution of lower osmosis, ये हम बताएंगे तभी समझ में आएगा आपको। The large and small particles in the suspension can be separated by centrifugation and different speed. लार्ज भारी है तो कम स्पीड पर भी आ जाएगा तो उसको निकाल लिए, फिर स्पीड बढ़ा दिए तो हल्का वाला को बैठा के फिर निकाल लिए, फिर और स्पीड बढ़ा दिए फिर और हल्का वाला को बैठा के फिर निकाल लिए। तो इस तरह डिफरेंशियली इसको सेंट्रीफ्यूज किए। लार्ज पार्टिकल सेडिमेंट्स मोर रैपिडली देन स्मॉल पार्टिकल्स एंड सॉल्युबल मटेरियल डज नॉट सेडिमेंट। बाकी